नमस्कार। आज हम प्रशासन और नेतृत्व की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। किताबी सिद्धांतों से हटकर ये देखेंगे कि भारत जैसे, आप जानते हैं, इतने बड़े और पेचीदा सिस्टम में ये विचार असल में कितने कारगर हैं। आज हमारा फोकस रहेगा मैरी पाकर फोलेट पर, एक ऐसी विचारक जिनके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर जो आइडियाज थे वो अपने समय से काफ़ी आगे थे, ऐसा माना जाता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनके सिद्धांत आज के भारत के लिए कितने मायने रखते हैं और कहाँ-कहाँ उनकी सोच शायद आज की हकीकत से मेल नहीं खाती। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पे भारतीय प्रशासनिक संदर्भ में फोलेट के विचारों का एक तरह से विश्लेषण करते हैं। सिविल सेवा परीक्षाओं के नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है। ये स्रोत हमें दो मुख्य दिशाओं में ले जाते हैं। पहला तो ये कि फोलेट के कौन से विचार आज भी भारतीय प्रशासन में न सिर्फ प्रासंगिक हैं बल्कि कहीं-कहीं लागू होते हुए भी दिखते हैं। और दूसरा, वो कौन सी चुनौतियां या कह लीजिए सीमाएं हैं जहां उनके सिद्धांत या तो थोड़े अव्यवहारिक लगते हैं या फिर मौजूदा व्यवस्था की जटिलताओं के सामने शायद अधूरे पड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल को शुरू करते हैं। पहले ये देखते हैं कि फोलेट की सोच की गूंज हमें आज के भारतीय प्रशासन में कहाँ सुनाई देती है, कहाँ उनके विचार जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव लाते दिख रहे हैं। फिर हम उन मुश्किलों और सीमाओं पर गौर करेंगे जो इन विचारों को पूरी तरह अपनाने में आड़े आती हैं, और अंत में एक संतुलित नजरिया बनाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उनकी एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी सोच से, सहभागिता मतलब पार्टिसिपेशन। फोलेट का मानना था कि फैसले ऊपर से थोपे नहीं जाने चाहिए बल्कि उनमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण हमें भारतीय प्रशासन में दिखता है, जो सिर्फ दिखावा ना हो? हाँ, एक उदाहरण जो अक्सर दिया जाता है वो है मनरेगा के तहत होने वाली ग्राम सभा की बैठक है, जहां कामों की सूची पर चर्चा होती है, ऐसा कहा जाता है। सिद्धांत रूप में तो ये बिल्कुल फोलेट के सहभागी निर्णय निर्माण यानी पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग के अनुरूप है। हालांकि असली सवाल यह है कि व्यवहार में ये चर्चाएं कितनी प्रभावशाली होती हैं। क्या वे वाकई कार्यसूची को आकार देती हैं या महज एक औपचारिकता बनकर रह जाती हैं? जमीनी हकीकत अक्सर मिली-जुली सी होती है। हाँ, ये प्रभावशीलता वाला सवाल तो बहुत जरूरी है। फॉलेट ने एक और दिलचस्प बात कही थी, पावर ओवर, किसी पर अधिकार जताना, उसके बजाय पावर विथ, किसी के साथ मिलकर शक्ति का उपयोग करना। ये सहयोगात्मक शासन, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस का विचार है। जीएसटी परिषद उसे इसका एक बड़ा उदाहरण माना जाता है ना, जहां केंद्र और राज्य मिलकर आर्थिक फैसले लेते हैं। लेकिन क्या ये वाकई पावर विथ का सफल मॉडल है या वहां भी खींचतान दिखती है? देखिए, संरचनात्मक रूप से देखें तो जीएसटी परिषद पावर विद का एक प्रयास जरूर है। इसमें केंद्र और राज्यों दोनों को वोटिंग अधिकार है और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए एक निश्चित बहुमत की आवश्यकता होती है। ये सब तो है, लेकिन जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है, राजनीतिक गतिशीलता जो पॉलिटिक्स है वो कई बार इस संरचना पर हावी हो जाती है। राज्यों की तरफ से लगातार शिकायतें आती रहती हैं, खासकर वित्तीय मुआवजे को लेकर। ये दिखाता है कि पावर विद का ये ढांचा भी सत्ता के स्वाभाविक खिंचाव यानी पावर ओवर की तरफ झुक सकता है। ये फोलेट के आदर्श और जो जटिल राजनीतिक यथार्थ है उसके बीच का तनाव दिखाता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सिद्धांत और व्यवहार का अंतर। अच्छा, जब हितों में टकराव हो, जैसा कि प्रशासन में तो अक्सर होता है, तब फोलेट का सुझाव था एकीकरण का, इंटीग्रेशन, यानी ऐसा हल निकालना जिसमें दोनों पक्षों को कुछ मिले, ना कि कोई एक जीते और दूसरा हारे, एक विन विन सिचुएशन। क्या नीति आयोग का जो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मॉडल है, उसे इस दिशा में एक गंभीर प्रयास माना जा सकता है? नीति आयोग का उद्देश्य निश्चित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर नीतियों का एकीकरण करना है। ये फोलेट के विचार से प्रेरित लगता है, लेकिन यहाँ भी चुनौती गहरी है। कई बार, खासकर जब संसाधन आवंटन या पॉलिसी प्रायोरिटीज की बात आती है, तो ये सहयोग टकराव में बदल जाता है। एकीकरण तब मुश्किल हो जाता है जब पार्टियां अपने अपने हितों को लेकर अड़ जाती हैं। फोलेट का जीत-जीत समाधान खोजना हमेशा संभव नहीं होता, खासकर जब राजनीतिक दांव ऊंचे हो। सीधी सी बात है। सही कहा। ये तो प्रक्रिया की बात हुई, लेकिन फोलेट का एक और बड़ा योगदान था मानवीय पहलू पर उनका जोर, ह्यूमन रिलेशंस। उन्होंने भावनाओं, प्रेरणा, टीम वर्क जैसी चीजों को संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना। आजकल मिशन कर्मियों की जैसे बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं
जो सिविल सेवकों के व्यवहार कौशल, सॉफ्ट स्किल्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्या ये फोलेट के विचारों का ही आधुनिक रूप है? यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है अगर आप देखें तो। मिशन कर्मयोगी निश्चित रूप से फोलेट के मानवीय संबंधों पर जोर देने वाले विचार से मेल खाता है, ये बात सही है। लेकिन फोलेट का नजरिया ज्यादातर परिस्थितियों पर आधारित स्वाभाविक संबंधों के विकास पर था, मतलब ऑर्गेनिक। जबकि मिशन कर्मयोगी इसे एक व्यवस्थित, बड़े पैमाने के ट्रेनिंग प्रोग्राम और योग्यता ढांचा, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में बदलने का प्रयास है। तो सवाल ये उठता है कि क्या फोलेट की सोच की जो बारीकियां हैं, जो मानवीय रिश्तों की सहजता पर आधारित है, उन्हें इस तरह के मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड और संस्थागत, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, या इस प्रक्रिया में उसका जो मूल सार है वो कहीं खो जाता है? ये सोचने वाली बात है। और ये मानवीय पहलू सिर्फ संगठन के अंदर तक ही सीमित नहीं था। फोलेट में सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर भी बहुत जोर दिया था। उनका मानना था कि प्रशासन को बंद कमरों से बाहर निकलकर समुदायों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान, उसे अक्सर इसका उदाहरण बताया जाता है। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान खासकर उसकी शुरुआती चरणों में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन पर बहुत निर्भर था। कई जगहों पर इसने जबरदस्त परिणाम भी दिए, जो फोलेट के विचारों की पुष्टि करता है कि जब लोग किसी चीज को अपना मानते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ भी, जैसा हमने पहले कहा, पूरी कहानी इतनी सरल नहीं है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि अभियान की सफलता में सामुदायिक प्रेरणा के साथ साथ सरकारी निगरानी, लक्ष्य निर्धारित करने का दबाव और कुछ हद तक दंडात्मक कार्रवाई की भूमिका भी रही है। यानी ये पूरी तरह से फोलेट के स्वतः स्फूर्त सहयोग मॉडल पर आधारित नहीं था, थोड़ा पुश भी था। ये एक संतुलित दृष्टिकोण है। प्रशासन के अंदर की बात करें तो फोलेट ने समन्वय, कोऑर्डिनेशन को संगठन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना था। आज के जमाने में जहां सरकारें इतने सारे जटिल मुद्दों से जूझ रही हैं, विभागों के बीच तालमेल तो और भी जरूरी हो गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, जो देश के सबसे पिछड़े जिलों के विकास पर केंद्रित है, क्या इसका एक अच्छा उदाहरण है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम का डिजाइन निश्चित रूप से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास को एक साझा मंच पर लाने और समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल। यह फोलेट के समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच से मेल खाता है, जहां संगठन को अलग-अलग हिस्सों के जोड़ के बजाय एक जीवित प्रणाली के रूप में देखा जाता है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों में भी होल ऑफ गवर्नमेंट का यही विचार दिखता है। जी। हालांकि व्यवहार में ये समन्वय हासिल करना बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत मुश्किल। विभागों के अपने अपने लक्ष्य होते हैं, बजट और प्राथमिकताएं होती हैं, जिसे साइलो में काम करना कहते हैं ना। इनके बीच प्रभावी तालमेल बिठाना आज भी भारतीय प्रशासन की एक बड़ी चुनौती है, जैसा कि हम अक्सर बाढ़ प्रबंधन या शहरी नियोजन जैसी स्थितियों में देखते हैं। समन्वय की कमी साफ दिखती है। सही। सत्ता के ढांचे पर भी फोलेट के विचार काफी प्रगतिशील थे। उन्होंने शक्ति के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की वकालत की, यानी अधिकार निचले स्तर तक पहुंचाना। भारत में पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय, वो तो इसी सिद्धांत पर बने। बिल्कुल। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने विकेंद्रीकरण की नींव रखी, जो फोलेट के विचारों के अनुरूप है। लेकिन 3 दशक बाद भी इन स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण वो अधूरा है। फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, यानी पर्याप्त पैसा, वास्तविक शक्तियां और प्रशिक्षित कर्मचारी, इन तीनों की कमी अक्सर महसूस होती है। इससे विकेंद्रीकरण का जो मूल उद्देश्य था वो पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया है, ये एक सच्चाई है। हाँ, ये फंक्शनरीज वाला मुद्दा तो अहम है। अच्छा, और नेतृत्व, लीडरशिप पर तो उनके विचार और भी क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि नेतृत्व कोई पदवी नहीं, बल्कि एक कार्य है, एक फंक्शन है। लीडर का काम हुक्म चलाना नहीं, बल्कि रास्ता दिखाना, समन्वय करना, एक सूत्रधार, फैसिलिटेटर बनना है। क्या ऐसा नेतृत्व हमें देखने को मिलता है कहीं पर? हाँ, कुछ स्थितियों में जरूर। जैसे आपदा प्रबंधन के दौरान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अक्सर विभिन्न एजेंसियों, पुलिस, स्वास्थ्य, सेना, एनजीओ के बीच समन्वय स्थापित करने वाले सूत्रधार की भूमिका निभाते हैं। वो सीधे तौर पर हर एजेंसी को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन सबको एक साथ लाकर काम करवाते हैं। ये फोलेट के स्थिति के तर्क, लॉ ऑफ द सिचुएशन वाले विचार के करीब है, जहां नेतृत्व उस व्यक्ति के पास जाता है जो उस विशेष स्थिति को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त हो, न कि सिर्फ पद में सबसे वरिष्ठ हो। ये तो
पारंपरिक पदानुक्रम हायरार्की को चुनौती देता है। फोलेट ने पद के बजाय अनुभव और कौशल पर आधारित अधिकार, अथॉरिटी बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज की बात की थी। क्या हाल के वर्षों में सरकार में पार्श्व प्रवेश लैटरल एंट्री के जरिए विशेषज्ञों की नियुक्ति वो इसी दिशा में कदम है? हाँ, पार्श्व प्रवेश का उद्देश्य यही है कि विशेष ज्ञान और अनुभव वाले लोगों को सरकारी तंत्र में लाया जाए, भले ही वे पारंपरिक सिविल सेवा मार्ग से न आए हों। ये फोलेट के उस विचार को दर्शाता है जहां किसी व्यक्ति का अधिकार उसके पद से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और उस विशेष कार्य के लिए उसकी उपयोगिता से तय होना चाहिए। हालांकि इसके अपने चुनौतियां हैं, जैसे कि इन विशेषज्ञों का मौजूदा व्यवस्था में एकीकृत होना और स्थापित नौकरशाही द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाना वो आसान नहीं होता। एक और दिलचस्प बात फोलेट ने संगठन के भीतर अनौपचारिक समूहों, इनफॉर्मल नेटवर्क्स के महत्व को भी पहचाना था। ये तो आज की दुनिया में बहुत प्रासंगिक लगता है ना? खासकर टेक्नोलॉजी के साथ। बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि फील्ड स्तर के अधिकारी त्वरित सूचना साझा करने, समस्याओं को हल करने और समन्वय के लिए व्हाट्सएप जैसे अनौपचारिक मंचों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। ये अक्सर औपचारिक चैनलों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी होता है। ये एक तरह से फोलेट के विचारों की अनौपचारिक पुष्टि है कि संगठन सिर्फ औपचारिक संरचनाओं से नहीं चलते, अनौपचारिक रिश्ते और नेटवर्क भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी से जुड़ा है कर्मचारियों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, निचले स्तर के कर्मचारियों को ज्यादा स्वायत्तता देना। क्या नई शिक्षा नीति NEP 2020, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाना है, उसमें स्कूल प्राचार्यों को ज्यादा अधिकार देने की बात इसी सोच का प्रतिबिंब है? हाँ, NEP 2020 में स्कूल स्तर पर अधिक अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव है, जो फोलेट के सशक्तिकरण के विचार से मेल खाता है। विचार ये है कि जो लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हें निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने विविधता और समावेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पर भी जोर दिया, यानी अलग-अलग नजरियों का सम्मान। सिविल सेवाओं में महिलाओं और वंचित समुदायों के बढ़ते प्रतिनिधित्व को सीमित ही सही इस दिशा में एक कदम माना जा सकता है। नैतिकता, एथिक्स और सद्भाव, हार्मनी पर भी उनका काफी जोर था। आजकल ये ऑफिस प्रणाली या पारदर्शिता बढ़ाने के जो उपाय हो रहे हैं, क्या वे इस दिशा में कुछ योगदान दे रहे हैं? निश्चित रूप से पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयास, जैसे कि ई-गवर्नेंस पहल, सैद्धांतिक रूप से एक अधिक नैतिक और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। ये फोलेट के उन मूल्यों के अनुरूप है जहां आपसी विश्वास और खुलेपन पर जोर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बातचीत और अनुनय, नेगोशिएशन एंड परसुएशन के महत्व को भी रेखांकित किया था। प्रशासकों को केवल नियम लागू करने वाला नहीं, बल्कि एक मध्यस्थ भी होना चाहिए। जैसा कि हम कभी-कभी वन अधिकारियों को संरक्षण परियोजनाओं के दौरान स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं, वो इसी का एक उदाहरण है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि फोलेट के कई विचार आज भी भारतीय प्रशासन की नब्ज पर उंगली रखते हैं और कई सुधारों की प्रेरणा कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई लगती है। ये तो हुई प्रासंगिकता की बात, जहां फोलेट के विचार आज भी गूंजते सुनाई देते हैं, पर प्रशासन की राह सीधी नहीं होती है ना। अब देखते हैं कि कहां पर ये आदर्शवादी विचार भारतीय यथार्थ की चट्टाना से टकराते हैं, कहां उनकी सीमाएं उभर कर सामने आती हैं। एक बड़ा सवाल उनके आदर्शवाद, आइडियलिज्म को लेकर उठता है। उनका जीत-जीत संघर्ष समाधान वाला विचार, वो हमेशा कितना व्यावहारिक है? ये एक बहुत ही वैध आलोचना है। फोलेट का मानना था कि ज्यादातर संघर्षों का रचनात्मक तरीके से एकीकरण किया जा सकता है, लेकिन भारतीय प्रशासन, जो अक्सर गहरे राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों से जूझता है, वहाँ ये हमेशा संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए, कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले टकराव या फिर अंतर्राज्यीय जल विवाद, ये अक्सर जीरो सम गेम बन जाते हैं, जहाँ एक पक्ष का लाभ दूसरे का नुकसान माना जाता है। यहाँ एकीकरण की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। इसी तरह कृषि कानूनों पर हुआ तीव्र विरोध और ध्रुवीकरण दिखाता है कि सद्भाव पर फोलेट का अत्यधिक ध्यान शायद आज की जो टकराव वाली राजनीति है, कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स, उसकी वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता। सही बात है। और क्या वाकई हर तरह के हितों का एकीकरण संभव है? कई बार विकास परियोजनाओं जैसे बांध या खनन और स्थानीय समुदायों, खासकर आदिवासी समुदायों के अधिकारों के बीच सीधा टकराव होता है। हाल ही में कई ऐसी परियोजनाएं विवादों में रहीं।
क्या ऐसे मामलों में जीत जीत समाधान खोजना यथार्थवादी है या ये सिर्फ एक आदर्शवादी सपना है? ये बेहद मुश्किल है। कई बार हित इतने मौलिक रूप से विरोधी होते हैं कि उनका एकीकरण संभव ही नहीं होता। जैसे किसी समुदाय के लिए उनकी जमीन सिर्फ आर्थिक संसाधन नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व का आधार होती है। ऐसे में कोई भी मौद्रिक मुआवजा या पुनर्वास पैकेज जीत जीत समाधान नहीं माना जा सकता। ये फोलेट के मॉडल की एक सीमा है। वो शायद ऐसे अस्तित्वगत संघर्षों, एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरी तरह संबोधित नहीं कर पाती। एक और बड़ी चुनौती है भारत की नौकरशाही का कठोर ढांचा और नियमों पर अत्यधिक निर्भरता। फोलेट ने मानवीय संबंधों और लचीलेपन पर जोर दिया, लेकिन यहाँ तो फाइलें और प्रक्रियाएं हावी हैं। ये टकराता है। यहाँ रिश्तों से ज्यादा नियमों का बोलबाला है। फाइलें एक निश्चित रास्ते से ही चलती हैं और इसमें व्यक्तिगत पहल या अनौपचारिक समाधान की गुंजाइश अक्सर बहुत कम होती है। ये फोलेट के विचारों के कार्यान्वयन में एक बड़ी संरचनात्मक बाधा, स्ट्रक्चरल बैरियर। और इसी पदानुक्रमित व्यवस्था में, जहां वरिष्ठ अधिकारियों का निर्णय अंतिम माना जाता है, फोलेट का पावर विथ का विचार कैसे लागू हो सकता है? कनिष्ठ अधिकारियों के लिए अपने वरिष्ठों से असहमत होना या खुलकर वैकल्पिक सुझाव देना आज भी आसान नहीं है। ये सच है, टॉप हैवी संरचना और आदेश पालन की संस्कृति पावर विथ के सिद्धांतों के विपरीत जाती है। जब तक संगठनात्मक संस्कृति में बदलाव नहीं आता, जहां विचारों को पद से ऊपर महत्व दिया जाए, तब तक फोलेट का ये विचार कागजों तक ही सीमित रहने का खतरा है। समन्वय की बात हमने प्रासंगिकता में की थी, लेकिन ये एक सीमा भी है। फोलेट की समन्वय की अपेक्षाएं शायद भारतीय संदर्भ में थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी हैं। विभागों के बीच साइलो मानसिकता इतनी गहरी है कि प्रभावी समन्वय अक्सर अपवाद होता है, नियम नहीं। अनौपचारिक नेटवर्क की बात भी हमने की थी, जहां व्हाट्सएप ग्रुप जैसे साधन समन्वय में मदद करते हैं, वहीं इसका एक नकारात्मक पहलू भी तो है। क्या ये नेटवर्क भ्रष्टाचार या पक्षपात का जरिया नहीं बन सकते? निश्चित रूप से अनौपचारिक नेटवर्क दो-धारी तलवार की तरह हैं। जहां वे सकारात्मक समन्वय में मदद कर सकते हैं, वहीं वे नियमों को दरकिनार करने, पक्षपात करने या भ्रष्टाचार के गठजोड़ बनाने का माध्यम भी बन सकते हैं। कुछ राज्यों में तबादलों और पोस्टिंग में कथित माफिया का चलन इसी का एक विकृत रूप है। फोलेट ने अनौपचारिक समूहों के सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उनके संभावित नकारात्मक परिणामों को शायद कम आंका। अच्छा, सहभागी निर्णय निर्माण का भी एक नकारात्मक पहलू हो सकता है। प्रक्रिया का धीमा हो जाना। अगर हर फैसले में बहुत ज्यादा परामर्श होगा तो क्या काम समय पर हो पाएंगे? ये एक क्लासिक दुविधा है, भागीदारी बनाम दक्षता, पार्टिसिपेशन वर्सेस एफिशिएंसी। ज्यादा परामर्श से निर्णय लेने की प्रक्रिया निश्चित रूप से धीमी हो सकती है। ग्राम सभाओं की लंबी बैठकें या कई स्तरों पर मंजूरी की आवश्यकता अक्सर योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी का कारण बनती हैं। फोलेट का मॉडल शायद उन स्थितियों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जहां समय का दबाव कम हो, लेकिन आपातकालीन स्थितियों या तेज गति से विकास की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में ये एक बाधा बन सकता है। विकेंद्रीकरण की क्षमता के मुद्दे का भी जिक्र हुआ था। अगर स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी या तकनीकी क्षमता नहीं है, तो उन्हें अधिकार देने का क्या फायदा? ये विकेंद्रीकरण की एक बड़ी व्यावहारिक सीमा है। सिर्फ अधिकार हस्तांतरित कर देना काफी नहीं है। उन अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पंचायतों द्वारा जटिल तकनीकी परियोजनाओं या वित्तीय प्रबंधन के लिए आज भी राज्य या केंद्र सरकार के अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो विकेंद्रीकरण की भावना को कमजोर करता है। फोलेट का मानवीय और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर जोर भावनात्मक रूप से तो बहुत आकर्षक है, लेकिन क्या इसे बड़े पैमाने पर मापा या प्रबंधित किया जा सकता है? प्रदर्शन मूल्यांकन आज भी काफी हद तक मात्रात्मक लक्ष्यों, क्वांटिटेटिव टारगेट्स पर ही आधारित है। यह भी एक महत्वपूर्ण सीमा है। सॉफ्ट स्किल्स, टीम भावना, प्रेरणा, इन चीजों को मापना और इनका मूल्यांकन करना बेहद व्यक्तिपरक और कठिन है, खासकर एक विशाल नौकरशाही में। जब तक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली इन पहलुओं को महत्व देने के लिए विकसित नहीं होती, तब तक फोलेट की ये विचार व्यक्तिगत स्तर पर तो मायने रख सकते हैं, लेकिन संगठनात्मक संस्कृति का अभिन्न अंग बनना मुश्किल है। और क्या नेतृत्व हमेशा बिना अधिकार के चल सकता है? कानून लागू करने वाली एजेंसियों को तो कई बार सख्ती दिखानी पड़ती है।
बिल्कुल। फोलेट का नेतृत्व का मॉडल शायद सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रवर्तन एनफोर्समेंट की भूमिका निभाने वाले प्रशासकों या पुलिस अधिकारियों को कई बार अधिकार का सख्ती से प्रयोग करना पड़ता है। वहां सिर्फ अनुनय या मार्गदर्शन से काम नहीं चलता। यह फोलेट के विचारों की एक और सीमा को उजागर करता है। वे शायद कठोर शक्ति, हार्ड पावर की आवश्यकता को पूरी तरह संबोधित नहीं करते हैं। इसी तरह सामुदायिक भागीदारी हमेशा प्रभावी नहीं होती। लोगों की उदासीनता या राजनीतिकरण इसे बाधित कर सकता है, और अनौपचारिक संचार वो गलत सूचना फैला सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सीमा है आधुनिक शासन की बढ़ती तकनीकी जटिलता। फोलेट का जमाना अलग था। आज प्रशासन डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। डिजिटल गवर्नेंस के लिए सिर्फ मानवीय कौशल पर्याप्त नहीं है, गहरी तकनीकी विशेषज्ञता, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी चाहिए। फोलेट के सिद्धांत इस तकनीकी आयाम को सीधे तौर पर संबोधित नहीं करते। हाँ, ये बात भी सही है। और अंत में, क्या उनके सिद्धांत संकट या आपातकालीन स्थितियों, क्राइसिस सिचुएशंस के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन देते हैं? ऐसी स्थितियों में तो अक्सर त्वरित, केंद्रीकृत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ये सही है। फोलेट के सहयोगात्मक और सहभागी मॉडल संकट के समय धीमे और अव्यवहारिक साबित हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अक्सर एक स्पष्ट कमांड एंड कंट्रोल संरचना की आवश्यकता होती है, जहां निर्णय तेजी से लिए और लागू किए जा सकें। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां फोलेट के विचार सीमित लगते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष ये है कि मैरी पार्कर फोलेट के विचार, खासकर सहभागी निर्णय निर्माण, सहयोगात्मक शासन, पावर विथ, संघर्ष का एकीकरण, सामुदायिक भागीदारी और मानवीय संबंधों पर उनके जोर, ये आज भी भारत के प्रशासनिक सुधारों के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। इसमें कोई शक नहीं। मिशन कर्मयोगी, डिजिटल इंडिया का संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण, सहकारी संघवाद, पंचायती राज और स्वच्छ भारत जैसी पहलें कहीं न कहीं उनके विचारों से मेल खाती दिखती हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि भारत की जटिल राजनीतिक वास्तविकता, गहरी जड़ें जमा चुकी पदानुक्रमित और नियम आधारित नौकरशाही, समन्वय की विफलताएं, स्थानीय स्तर पर क्षमता की कमी और आधुनिक शासन की बढ़ती तकनीकी जटिलता जैसी चुनौतियां उनके सिद्धांतों के पूर्ण और सीधे कार्यान्वयन को सीमित करती हैं। उनके कुछ विचार भारतीय संदर्भ में थोड़े आदर्शवादी भी लगते हैं। तो शायद फोलेट के योगदान को एक कठोर नुस्खे या मॉडल की तरह देखने के बजाय मार्गदर्शक मूल्यों और सिद्धांतों के एक सेट के रूप में देखना ज्यादा उपयोगी है। सही कहा। ये सिद्धांत प्रशासनिक सुधारों को दिशा दे सकते हैं, नेतृत्व को प्रेरित कर सकते हैं और शासन में अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन वे भारत की विशाल और उलझी हुई प्रशासनिक मशीनरी की सभी समस्याओं का रामबाण इलाज नहीं है। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे महान विचार भी जमीनी हकीकत की कसौटी पर परखे जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी रुचि यह समझने में है कि सरकारें और प्रशासन वास्तव में कैसे काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये चर्चा हमें एक महत्वपूर्ण भविष्योन्मुखी प्रश्न पर लाकर छोड़ती है। जैसे जैसे शासन में डिजिटल उपकरण, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ रहा है, भविष्य के भारतीय प्रशासन को फोलेट के मानवीय संबंधों पर जोर को इस बढ़ती तकनीकी दक्षता के साथ कैसे संतुलित करना होगा। क्या हमें फोलेट के विचारों को इस नए तकनीकी युग के संदर्भ में फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो न केवल अकादमिक रुचि का है, बल्कि आने वाले समय में प्रशासनिक सुधारों की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पर आगे विचार करना निश्चित रूप से सार्थक होगा।